वेलकम टू एवरीवन। आज हम 10 चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इससे पहले हमने सेल बायोलॉजी पढ़ा था, कंप्लीट कर लिया था। इसमें अब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें नीट में हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। हर साल ऐसे ही होता है, एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। तो इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये पूरा चैप्टर जो है समझने वाला है और कुछ जो टर्म है याद रखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर अपना, सेल साइकिल। तो सबसे पहले पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ जो है सिंगल सेल से करता है शुरू। एक सिंगल सेल, फिर वही ग्रोथ करती है, फिर वही डिवाइड करती है। अलग अलग तरह के सेल अलग तरह के रिप्रोडक्शन शो करती है, कोई असेक्सुअल कोई असेक्सुअल। तो वही सेल साइकिल की कंप्लीट नॉलेज जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सेल्स डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है और उसमें जो सबसे पहले जो होता है सेल ग्रो करता है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके बाद सेल डिवाइड करता है। तो ऑल दी प्रोसेस सेल डिवीजन, सेल डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, इसको ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है। सबसे पहले सेल ग्रोथ आता है, उसके बाद सेल डीएनए रेप्लिकेशन आता है, उसके बाद सेल डिवीजन आता है। हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेंट इंटैक्ट जीनोम। तो डिवाइड पहले सबसे पहले जो भी ऑर्गेनेल है उसकी सबकी कॉपी एक बनती है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है सब और जितनी भी ऑर्गेनेल सभी कॉपी बनती है और वो जो है सेल 2 भाग में बढ़ जाता है उसी से। द सीक्वेंस इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कंस्ट्रेंट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज अ सेल साइकिल। तो वही लाइन बोल रहा है, सबसे पहले अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, उसके बाद जो अदर कंस्ट्रेंट है सेल के वो सब डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो डॉटर सेल्स में अब डिवाइड हो जाता है जो मदर सेल्स होता है। Although cell growth in term of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occur only one specific stage in cell cycle. तो सेल ग्रोथ जो है हमेशा होती रहती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है हमेशा ग्रोथ होती रहती है, पर डीएनए रेप्लिकेशन जो उसका जो जीनोम है उसका रेप्लिकेशन सिर्फ एक टाइम होता ही है। The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of events during cell division. These events are under genetic control. तो ये पूरा जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है। अगर कभी कोई आपने सुना है कि सेल जो है अपनी कंट्रोल जो जेनेटिक कंट्रोल से वो ऑर्डर लॉस कर देती है, तो उस कारण कैंसर ट्यूमर फॉर्म हो जाता है जिसमें अनडिफ्रेंशिएटेड बहुत मास में सेल जो है डिवाइड होना शुरू हो जाती है। सेल की जो डिवीजन है वो एक उसको भी कंट्रोल रेगुलेट किया जाता है कि कितना कब डिवाइड होना है, कितना डिवाइड होना है। कभी जब ये प्रोसेस जो है रेगुलेशन की लॉस्ट हो जाती है तो सेल जो है वो हाईली वे में डिवाइड होती रहती है और ट्यूमर फॉर्म कर देती है उस जगह पे। जिसको कैंसर हम कहते हैं, कैंसर में यही होता है कि ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, सेल जो है अपनी डिवीजन पावर की जो रेगुलेशन है उसको लॉस्ट कर देता है और हाईली अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है जेनेटिक कंट्रोल के अंदर, रेगुलेशन के अंदर ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है पर साइटोप्लाज्मिक जो है उसका इंक्रीज होता रहता है। तो शुरू करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। उससे पहले हम इस फ्लोचार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फेज़ है G1 फेज़ है, उसके बाद S फेज़ है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद G2 फेज़ है, उसके बाद M फेज़ है जहाँ पे क्रोमोसोम अब रेप्लिकेट होगा। M फेज़ जो होता है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के लिए होता है और S फेज़ जो है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होता है। तो और एक G0 फेज़ दे रखा है जो कभी कभी ही यूज़ में आता है। ये फेज़ जब सेल, इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है सबसे पहले G1 है, S, G2, उसके बाद M फेज़। M फेज़ में भी प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, उसका साइटोकिनेसिस। तो इसी बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़। उससे पहले G1 और S, G2 को देख लेते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल
इन कल्चर दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। तो हर 24 आवर में डिवाइड करती है। और एक पास का इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लाइन को कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। तो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप से सेल टाइप वेराई कर सकती है ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन सेल साइकिल। एग्जाम्पल में दे रखा है यीस्ट का जो है 90 मिनट में डिवाइड करता है, पर 90 मिनट में सेल डिवाइड करता है। दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज क्या है और एम फेज क्या है? एम फेज दो जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है एक्चुअल डिवीजन, उसके कहते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज होता है बिटवीन 2 एम फेज के बीच का इंटरवल जो है उसको एम फेज कहते हैं। एम फेज इंटरफेज में क्या होता है? सेल जो है अपना डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, उसके बाद और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो G2 फेज में है जो कि एम फेज के लिए चाहिए उसके लिए सिंथेसाइज करता है। तो इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज साइकिल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर एन आवर। तो आखिरी जो 24 आवर में जो आखिरी 23 आवर जो है वो सेल ग्रोथ के लिए ही यूज़ हो जाता है। जो 24th आवर होता है वही जो है डिवीजन के लिए काउंट होता है कि उसी टाइम पे डिवीजन होता है, ऐसा लिखा गया। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द सेल ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। तो वही जो बता रहा है 23 आवर जो हो गया इसमें वो हो गया इंटरफेज हो गया, और जो 24th आवर जो होगा वही जो है एक्चुअल डिवीजन फेज है। बाकी 23 आवर जो है इंटरफेज में काउंट होगी जिसमें G1, S और G2 हो जाएगा। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर एन आवर, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। द एम फेज स्टार्ट विद अ न्यूक्लियर डिवीजन कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। तो एम फेज स्टार्ट कैसे होता है? बस पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। उसके बाद वो सेल पूरा डिवाइड हो जाता है आपस में 2 डॉटर सेल में। द इंटरफेज दाउ कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच दिस सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इंटरफेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में मतलब इस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं करता, पर सेल ग्रोथ और डीएनए सेल ग्रोथ जो होती रहती है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होती रहती है। is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication। तो इस टाइम पे DNA अंदर ही रेप्लिकेट हो जाता है उसके न्यूक्लियस में और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस होते रहती है। तो कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया? जिसमें सेल जो है एक्चुअली में डिवाइड करती है, क्रोमोसोम जो डिवाइड करते हैं डॉटर क्रोमोसोम में। उसके बाद साइटोकाइनेसिस जिसमें जो है साइटोप्लाज्मिक और डीएनए रेप्लिकेशन, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड किया गया, G1 एंड G2। G1 गैप 1 फेज, S फेज सिंथेसिस फेज, G2 इसमें आगे बढ़ डिटेल पढ़ते हैं ये तीनों में होता क्या है। इन तीनों में जो भी आप उसको मार्क करते जाइएगा। G1 correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA। समझ में आ गई? S फेज में तो DNA वही है S फेज जिसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है। उससे पहले G1 फेज आता है जो कि माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन के बीच का फेज है, जिसमें सेल जो है ग्रोथ करता है साइज में, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है DNA रेप्लिकेशन के लिए। S फेज सिंथेसिस फेज marks the period during which the DNA synthesis or replication take place. During this time, the amount of DNA double per cell। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस लाइन को। इसी पे क्या है नीट में हर एक साल गैप करके एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है एस फेज के ऊपर ही। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA is denoted as a 2C, then it is increases to 4C। इनिशियल अमाउंट अगर DNA का C से यहाँ डिनोट किया गया है, अगर 2C है तो एस फेज के बाद वो 4C हो जाता है। हाउएवर द नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम का नंबर तो हम पढ़ेंगे कि वो उसमें होता है एम फेज में। हालांकि
इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. There is no chromosome increase in number of chromosome if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosome remains the same. 2n ही रहेगा. स्टार्टिंग में 2n था पर सेल में, एक सेल में. आफ्टर S phase वो 2n ही रहेगा. In animal cell during S phase, DNA replication begin in the nucleus and the centriole duplicates in cytoplasm. Very very important. मार्क करिए से कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल जो होता है जो कि हमें चाहिए कैरियोकाइनेसिस जो एम फेज के लिए चाहिए क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के लिए, वो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेंट्रियोल. उसका डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग G2 फेज. अब G2 बारे में पढ़ते हैं. प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस. तो माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन चाहिए एसेसरी प्रोटीन उस का फॉर्म होता है G2 फेज में. वाइल दी सेल ग्रोथ कंटिन्यू. उसके बाद आता है G0. उसके बाद एक साइड में हमने पढ़ा था G0 फेज क्या होता है. तो कुछ सेल में जो है जो कि ओकेशनली डिवाइड करती है, मतलब सेल कंप्लीट फॉर्म हो जाती है और उसके बाद रेस्टिंग स्टेज में चले जाती है. वो अंदर मेटाबॉलिक सब कुछ चलता रहता है पर वो उस टाइम पे डिवाइड नहीं करती है, बहुत टाइम तक डिवाइड नहीं करती है. तो उस कंडीशन में सेल जो है G0 फेज में चले जाती है. G0 फेज क्या है? एक टेम्परेरी स्टेज है जिसमें जो है सेल जो है G1 को एग्जिट करके एक फेज में चली जाती है G0, जिसको कहते हैं क्वेसेंट स्टेज, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती है और जब डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट होगी तभी डिवाइड करेगी. सेल इन दिस मेटाबॉलिकली एक्टिव नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसका एग्जांपल है जैसे कोई इंजरी हो जाती है, कोई मैकेनिकल एबरेशन होता है स्किन पे, तो उस टाइम पे ही इसका स्टेज G0 फेज को फिर एग्जिट करता है. अब सेल वहाँ की जो सेल जो लॉस्ट हुई है, बाकी जो सेल बच गई है, वहाँ पे G0 फेज को एग्जिट करती है और सेल जो है रेप्लिकेट करती है और उसके लिए कवरिंग फॉर्म कर देती है जहाँ से मैकेनिकल एबरेशन हुआ है. तो वही लिखा है, पढ़ते हैं इसको. सम सेल इन एडल्ट डोंट appear to exhibit division and many other cells divide occasionally as needed to replace the cell that have been lost because of injury or death of cell. These cells that do not divide further exit G1 phase. इसका एक एग्जांपल हो गया आपकी RBC है, वो भी जो है एक टाइम के बाद डेथ जो होती है उसके बाद न्यू RBC जो फॉर्म होती है उसके लिए G0 फेज से जो सेल है वो एग्जिट करती है और G1 फेज और अपना सेल डिवाइड करती है. In animal mitotic cell division is only in diploid somatic cell. However, there are few exceptions. Very important mark करिए. Haploid cell by mitosis. एग्जाम्पल में दे रखा है मेल हनी बी का. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में. मोलिकुलर इनहेरिटेंस चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में. Against this, plant can show mitosis in both haploid एंड डिप्लॉइड सेल. एग्जाम्पल में दे रखा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा था कि कैसे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे थे. वहाँ पे आपने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आपस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे थे. M phase is the most dramatic phase of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all components of cell. Since the number of chromosomes in parent and progeny cell is same, it is called is equational division. तो अब M phase शुरू हो गया. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन शुरू होता है. इस पूरे फेज के एंड तक क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो जाता है जिसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहते हैं. तो इसको इक्वेशनल डिवीजन कह दिया है. Now for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. Nuclear division. It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut line can't be drawn. तो इसमें बताया कि जो एक फेज है एम फेज का, प्रो फेज, मेटा फेज, ये सब ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब क्लियर कट लाइन शो नहीं कर सकते. जैसे ही प्रो फेज खत्म होने वाला होता है उससे पहले ही मेटा फेज शुरू हो चुका होता है. मेटा फेज खत्म ही होने वाला होता है उससे पहले एन फेज शुरू हो चुका होता है.
तो इसमें जो हम क्लियर कट लाइन नहीं बता सकते कि कौन सा फेज कब एंड हुआ है। तो ये 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। उससे पहले प्रोफेज पढ़ते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मार्क कर चलिएगा। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस follows the S and G2 के बाद आता है। इन S and G2 phase the new DNA molecule form are not distinct but intervened। तो जो DNA डिप्लीकेशन हुआ था S फेज में वो बिल्कुल मतलब क्लियर माइक्रोस्कोप में हम देखें क्लियर नहीं होता है, मतलब इंटरवेंड होता है, मतलब एक जो फाइबर है आपस में उलझे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे से। प्रोफेज में वही होता है कि वही जो उलझे हुए फाइबर है वो डिस्टिंक्ट फॉर्म में क्लियरली विजिबल हो जाते हैं कि एंड तक। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो इसमें वही बता रहा है जो मतलब ऐसे जो मतलब अनमैनर्ड फॉर्म में पड़े हुए होते हैं वो एक मैनर में अलाइन होते हैं, मतलब अनटैंगल्ड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, वो बाद में सुलझते हैं, मतलब एक तरह से एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं जिसको कहते हैं क्रोमेटिन, जिसको जो कि क्लियरली अपीयर होता है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन कंडेंसेशन। इस सेंट्रोसोम विच हैड गॉन अंडर डुप्लीकेशन during S phase of interphase now begin to move toward opposite poles of cell. The completion of prophase thus can be marked by following event. Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosome. Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at centromere. तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा ही है, 2 क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम बनाते हैं और वो 2 क्रोमेटिड जो है आपस में सेंट्रोमियर कि पॉइंट पे वहाँ पे एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। और सेंट्रोमियर के जो लेटरल साइड में होता है काइनेटोकोर होता है जिससे जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। सेंट्रोमियर विच had gone under duplication during interphase begin to move towards opposite pole of the cell. Each centromere radiate out microtubules called ester. The 2 ester together with spindle fiber form mitotic apparatus. तो इसमें वही बता रहा है जो सेंट्रोमियर है जो कि डीएनए जो कि एस फेज में डिवाइड होते हैं सेल में हुए थे, वो अपोजिट पोल पे जाते हैं सेल के, और वहाँ से जो है एक धागा टाइप मतलब एक रस्सी टाइप निकलता है जो कि क्रोमोसोम के 2 अपोजिट फेज पे जॉइंट होता है। और वही जो है डीएनए रेप्लिकेशन वहाँ से क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के लिए वही जो है सेंट्रोमियर वो पुल करते हैं अपनी तरफ उस धागे को, उस एस्टर को, जिसको नाम दे दिया एस्टर, उस एस्टर को पुल करते हैं जिससे जो क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट होते हैं आपस में से। ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम दे रखा था, इसमें क्लियरली विजिबल नहीं था। और ये है लेट प्रोफेज का, मतलब प्रोफेज जब ख़त्म होने वाला होता है उसमें जो है क्रोमोसोम जो है ईजिली विजिबल हो जाता है। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बना होता है और इसमें क्या क्या चेंज आता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब हो जाता है लेट प्रोफेज तक, और भी जो अदर ऑर्गेनेल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सब गायब हो जाते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो इसमें वही लिखा गया है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डोंट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पे आप साइड में ऐड कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, एब्सेंट होता है। मेटाफेज आते हैं, मेटाफेज पे द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है गायब हो जाता है, उस जैसे ही वो पूरा गायब हो जाता है उसी को मेटाफेज हम कहते हैं, मेटाफेज शुरू हो चुकी है। मेटाफेज में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम थे अनटेंगल्ड वो कंडेंस होते हैं और वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे हम काउंट कर सकते हैं कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं एक सेल के अंदर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजली स्टडीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाई सेंट्रोमियर। अब पता ही है 2 क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं और वो 2 क्रोमेटिड जो है आपस में सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं।
मेटाफेज में क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर हम पढ़ेंगे इस बारे में। ये मेटाफेज का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, क्लियरली वैसे नहीं दे रखा है। मेटाफेज में क्या होता है, जो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी होते हैं सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, वो एस्टर्स के थ्रू सेंट्रोमियर से जॉइंट होते हैं, एक तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो सारे क्रोमोसोम जो है बीच पे आ जाते हैं, सेल के इक्वेटर पे आ जाते हैं। इस सेल का जो इक्वेटर है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट, उस पे अलाइन हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम। तो मेटाफेज में सिर्फ यही बातें लिखी गई है, हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में। स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो पॉइंट है जहाँ से सेंट्रोमियर का जो एस्टर जो है अटैच होता है क्रोमोसोम से। These structures serve as a site for attachment of spindle fiber found by the spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the center of the cell। तो ये बता रहा है सब सेल के जो है इक्वेटर पे, सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं जितने भी क्रोमोसोम होते हैं। Hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। तो वही सब बातें लिखी गई है। काइनेटोकोर वही पॉइंट है जहाँ से स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम को कनेक्ट करता है। यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में, इजीली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप सेम उस पर नहीं दिख रहे, पर आप इसको मान के चलिए कि सेम लेवल पे अलाइन है सब क्रोमोसोम। अब आगे पढ़ते हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज अ मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट क्या होता है, जहाँ पे वो सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे अलाइन हुए हैं, उसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट कहेंगे। अब की फीचर क्या है मेटाफेज का, इसको आप याद रखिएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। उसके बाद आते हैं एनाफेज में। अब एनाफेज में पढ़ने से पहले मैं बता दूं एनाफेज में होता क्या है। एनाफेज में जो भी एक क्रोमोसोम आए थे एक लेवल पे, स्पिंडल फाइबर अटैच है काइनेटोकोर पे, सेंट्रोमियर इसको पुल करता है अपनी तरफ। अब जिससे क्या होता है, दोनों सेंट्रोमियर जब अपने आप की तरफ पुल करते हैं स्पिंडल फाइबर को, तो ये जो है क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम बनाते हैं वो सेपरेट होते हैं, और इसके जो सेंट्रोमियर है वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो जो मेन की पॉइंट है एनाफेज का वो यही है कि सेंट्रोमियर जो है सेपरेट हो जाते हैं और दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो वही अब इसमें लिखा है डिटेल में। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई begin their migration towards the opposite pole. As each chromosome move away from equator plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole and hands at the leading edge, with the arm of the chromosome trailing behind. इसको कहते हैं लेट एंड। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर जैसे ही पुल करेगा तो एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा क्रोमेटिड का, जिसमें जो दोनों क्रोमेटिड के जो आर्म हैं वो पीछे की ओर होंगे और सेंट्रोमियर जो है वी पॉइंट में सबसे आगे की ओर होगा, जिसपे और उसके जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट लेटरल साइड में काइनेटोकोर जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। तो वही सब कुछ लिख रखा है। इसका कोई की पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, इसमें क्वेश्चन भी आया है एनाफेज के ऊपर। तो ये एनाफेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, दो आर्म हैं क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड के, उसमें जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वो आगे है और दोनों आर्म पीछे पीछे ट्रेल करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद पढ़ते हैं टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, जो दो क्रोमेटिड पहुँचे हैं अपोजिट पोल पे, अब ये सब अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे। जैसे हमें इसमें सिंगल क्रोमेटिड दिख रहा है, वो आइडेंटिटी सब लूज़ कर देंगे। ये मतलब आपस में जैसे प्रोफेज में था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वैसा ही बिल्कुल हो जाएगा कि ये सब अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे और दो
तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे जिसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ था। तो इसमें वही लिखा गया है, पढ़ते हैं हम इसको डिटेल में। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज टेलोफेज द क्रोमोसोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस, मतलब आपस में जो कंडेंस हुए थे अब उसका उल्टा हो जाएगा कि वो सब आपस में घुल जाएंगे एक दूसरे में एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल नहीं होंगे। ऐसा नहीं क्रोमोसोम क्रोमेटिड है नहीं, पर वो माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल अब नहीं होंगे। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल। दिस इज द स्टेज बाई फॉलोइंग की इवेंट। अब इसका की इवेंट यही है, क्रोमोसोम जो है क्लस्टर एट अपोजिट पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। तो इसमें जो की पॉइंट यही है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप, ER, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, जो सब प्रोफेज के एंड में गायब हो गया था अब वापस से अपीयर हो जाएंगे। तो वही लिखा है तीसरा लाइन कि न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER वापस से अपीयर हो जाएंगे। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल जो है डिवाइड करेगा। आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में साइटोकाइनेसिस का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग होता है। प्लांट में क्या होता है कि सेल जो है सेल प्लेट फॉर्म होता है बीच में, जो कि बिल्कुल मिडल पॉइंट में, सेल के मिडल पॉइंट में सेल प्लेट फॉर्म होता है जो कि साइज में इंक्रीज करता है और फिर वो आउटर स्फेरिकल जो बाउंड्री है उसको टच कर देता है और डिवाइड कर देता है सेल को दो पार्ट में। एनिमल सेल में क्या होता है, एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एनिमल सेल का एग्जांपल दे रखा है। एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होता है सेल के बीच में जो कि कुछ टाइम के बाद आपस में टच कर देता है, टुवार्ड्स दी सेंटर जाके टच कर देता है, अपने आप सब टच कर देते हैं, जिससे सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो डॉटर सेल में। तो जो ऑर्डर है एनिमल में वो है सेंट्रीपिटल, और जो प्लांट में जो ऑर्डर है वो है सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम दी सेंटर एंड टुवार्ड्स दी सेंटर। टुवार्ड्स दी सेंटर एनिमल के लिए, अवे फ्रॉम दी सेंटर प्लांट के लिए। तो वही कुछ लिखा हुआ है सब कुछ। अब इसमें माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. In animal cell में this is achieved by appearance of furrow in plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. Plant cell, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. तो प्लांट सेल में जो है सेल वॉल है, इसलिए उसमें ये पैटर्न नहीं हो सकता, अब उसमें दूसरा पैटर्न होता है। Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall. The formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate that represent the middle lamella between the walls of the two adjacent cell. तो वही बता रहा है, सेल प्लेट फॉर्म होता है प्लांट के बीच में जो कि साइज में फिर इंक्रीज करता है और उसकी बाउंड्री को टच कर देता है। वो सेल प्लेट, छोटा सा सेल प्लेट साइज में इंक्रीज होता है, दो बाउंड्री में टच कर देता है, जिससे सेल जो है डिवाइड हो जाती है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। तो जितने भी ऑर्गेनेल थे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेल साइकिल में सेल जो है साइटोप्लाज्म में इंक्रीज करता है, अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है और अदर ऑर्गेनेल जो है उसको भी डिवाइड करता है दो पार्ट में। तो वही जो दोनों हैं दो पार्ट जो कॉपी बनी है हर एक ऑर्गेनेल की, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डॉटर सेल में। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, as a result of which multinucleate condition arise leading to formation of syncytium. एग्जाम्पल में दे रखा है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो आपने देखा होगा जो नारियल होता है उसके अंदर जो अंदर वाला पार्ट है एंडोस्पर्म वाला पार्ट है, सबसे बाहर जो होता है उसका पेरिकार्प होता है जिससे हम निकाल देते हैं। उसके बाद एपिक, उसके बाद होता है उसका मीजोकार्प जो कि फाइब्रस वाला पार्ट होता है, उसे भी हम निकाल देते हैं। उसके बाद जो हम इसका एडिबल पार्ट है वो है एंडोस्पर्म सेल, मतलब जो सीड वाला पार्ट है उसको हम खाते हैं। उस सीड के अंदर बहुत सारे
लिक्विड होते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं एक तरह से, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो वहीं पे वो बता रहा है कि उसमें जो है एक जो वाटर जो कंटेंट है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका कैरियोकाइनेसिस हुआ होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का? तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि सेल रिपेयर में सबसे पहले तो है कि सेल रिपेयर में हेल्पफुल है। उसका दूसरा इसका है कि ये जो है मतलब इंक्रीज करता है, मतलब एक तरह का जो है लाइफ को कंटिन्यूस रखता है। तो वही लिखा होगा, सब कुछ लिखा गया है। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in life of an organism. Are you aware of some example of haploid and diploid insect? Mitosis usually result in production of diploid daughter cell with identical genetic complements. The growth of multicellular organism is due to mitosis. Cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It is therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleus-cytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. The cell of upper layer of epidermis, the cell of lining of the gut, and blood cell are being constantly replaced. Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium, result in continuous growth of plant throughout their life. तो वही सब कुछ दे रखा है और इसके एग्जाम्पल साथ दे रखा है। जो अपर लेयर है एपिडर्मिस की और जो गट होती है इस हमारे बॉडी के अंदर, उसकी जो भी जब भी कोई डिजीज़ होती है, जैसे टाइफाइड डिजीज़ होती है, तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटेस्टाइन के जो गट है वहाँ पे डिकोलोनाइज हो जाते हैं और वहाँ से वो क्या है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो उसी डैमेज को वापस रिपेयर करने के लिए ही माइटोसिस होता है, ताकि वो लाइनिंग दोबारा वापस बन जाए। और जितने भी ब्लड वेसल्स, जब मैकेनिकल जब कोई चोट लगती है तो ब्लड वेसल्स जब भी कोई अब्रेज होती है उसके रिप्लेसमेंट के लिए माइटोसिस कहीं यूज़ हो, माइटोसिस जो प्रोसेस है उसको कहते हैं माइटोसिस। एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, मतलब वही बता रहा है कि आरबीसी जो फॉर्म होती रहती है बनती रहती है वो वही अपनी माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। माइटोसिस डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब प्लांट में कैसे होता है, एपिकल लैटरल कैम्बियम जो होती है इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब इसमें माइटोसिस में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप साइड में नोट कर लीजिए। एक टर्म होता है एंडोमाइटोसिस, इसके ऊपर आप लिख लीजिए एंडोमाइटोसिस क्या होता है। दिस इज ड्यूप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस इसमें डिवाइड नहीं हुआ और क्रोमोसोम सिर्फ डुप्लीकेट हुए। एंडोमाइटोसिस लीड टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, 12th में मेन पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। मतलब ह्यूमन सेल में, एक ह्यूमन सेल में जो होती है डिप्लॉइड होती है, जिसमें जो दो सेट ऑफ जीनोम होते हैं, दो सेट ऑफ जीनोम से एक सेट ऑफ जीनोम जो मदर से आया होता है, एक सेट ऑफ जीनोम जो फादर से आया होता है, तो उसको कहते हैं डिप्लॉइड। वही कुछ जो सेल में है, जब वो सेल रेप्लिकेट मतलब क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट होता है, उसमें जो है उसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता पर जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुके होते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। कॉल्चिसिन इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी, तो जो कॉल्चिसिन है एक हार्मोन है जो कि पॉलीप्लॉइडी को इंक्रीज करता है। तो अब इसमें जो माइटोसिस में है हम इतना ही याद रखते हैं, उसके बाद हम मियोसिस जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। थैंक यू।